अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिनमें से कुछ कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जिनमें पहला है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है? ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है वेयर देयर इज़ ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्विलाई इन द लंग्स कॉजिंग डिक्रीज इन द लंग फंक्शन। जो हमारा एल्विलाई की वॉल्स हैं, इसमें एम्फीसीमा में वो डैमेज हो जाती हैं। जैसे आप लोग बोल सकते हैं एल्विलाई के अंदर सूजन हो जाती है और ये फिर हमारे लंग के फंक्शन में डिक्रीज कर देती है। हमारा लंग जो है वो सही तरह काम नहीं कर पाता। इसके सिम्टम्स क्या हैं? द मेन साइन ऑफ एम्फीसीमा इज इंक्रीजिंग ब्रीथलेसनेस। जो हमारा साइन है एम्फीसीमा का वो ये है कि हम बहुत कम सांस ले पाते हैं। इन एडवांस केस द पेशेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू वॉक। और जब बहुत ज़्यादा एम्फीसीमा हो जाता है तो फिर बंदा चल चलने भी नहीं पाता, चल भी नहीं सकता। अगर वो जैसे ही चलने लगता है तो उसके सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसे मुश्किल होती है। द लंग्स लूज इलास्टिसिटी सो दैट इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सहेल एयर। हमारा जो लंग्स है वो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करता है, क्योंकि उसके अंदर एल्वियोलाई होता है जो उसे स्पॉन्जी बन देता है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है। जब हमारा एल्वियोलाई ही डैमेज हो गया, उसकी वॉल्स ही डैमेज हो गई, तो हमारे लंग्स की सारी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, इलास्टिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने इनहेल एयर को एक्सहेल करने के लिए। इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग द फाइनर ब्रोंक्यूल्स का ऑल्सो अकर। हमारा जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी हमारे एक बहुत पतले हो जाते हैं, उनके अंदर भी एक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या है? इट इज़ ड्यू टू द ग्रेजुअली ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल्स ऑफ एल्विलाई एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ गैसेस चेन डिक्रीजेस। ये हमारे गैसेस एक्सचेंजेस हैं, जब वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और जो हमारी एल्विलाई की थिन वॉल है वो भी टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, हल्का हल्का उसमें थोड़ी सी क्या हम बोल सकते हैं डैमेज हो जाती हैं, तो ये हमारे इन्फीसीमा कॉज होता है। द मेन कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ लंग्स मोस्ट कॉमन ऑफ सिगरेट स्मोक, एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल। और जो हमारा लॉन्ग टर्म है ना, हमारे लॉन्ग टर्म इन्फीसीमा है, उसका कॉज है सिर्फ एयर पोल्यूशन, सिगरेट स्मोक और इंडस्ट्रियल डस्ट। जो हमारे इंडस्ट्री एरिया में काम हो रहा होता है, तो उधर डस्ट उड़ के जो आती है वो हम लोग जब इनहेल करते हैं तो वो भी हमारे एल्वियोलाई को नुकसान पहुंचाती है। कहते हैं इसका ट्रीटमेंट, इन्फीसीमा का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ इन्फीसीमा डू नॉट क्योर और रिवर्स द डैमेज टू द लंग्स। जो हमारे इन्फीसीमा के ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो हमारे लंग्स के डैमेज है उसे क्योर या रिवर्स नहीं कर सकते। द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंट, लेकिन हम लोग एम्फीसीमा से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे? हम स्मोकिंग से अवॉइड करें, स्मोकिंग से दूर रहें, इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रहें, और अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फीसीमा। और अगर आपको इन्फीसीमा अभी शुरू ही हो रहा है तो ये हमारा क्योर हो सकता है बाय मेडिकेशंस। हम लोग मेडिसिन लेके, अगर अभी इन्फीसीमा बिल्कुल शुरू ही हुआ है, आपको होना शुरू ही हुआ है, तो फिर आप अपना मेडिसिन ले सकते हैं और इन्फीसीमा को ट्रीट कर सकते हैं। फिर आ जाता है नमूनिया। नमूनिया इज डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्विलाई ऑफ लंग्स caused by acute infection. डबल नमूनिया इज अ लंग इन्फेक्शन दैट अकर बोथ लंग। अब नमूनिया क्या बीमारी है? नमूनिया हमारे एल्वियोलाई हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है। पहले एम्फीसीमा में एल्वियोलाइज की वॉल डैमेज होती थी और इसके अंदर पूरा का पूरा एल्वियोलाई ही डैमेज हो जाता है, वो ही इन्फ्लेमेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये हमारा एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से होता है कि बहुत छोटे, हमारा शॉर्ट टर्म जो बीमारी है किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा नमूनिया हमें हो सकता है। डबल नमूनिया, अगर हमारे एक लंग में नमूनिया है, एक लंग के एल्वियोलाई हमारे इन्फ्लेम है, तो हमारा सिंगल नमूनिया कहलाएगा। लेकिन अगर हमारे दोनों लंग इफेक्ट हो गए नमूनिया से तो हमारा वो डबल नमूनिया कहलाता है। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स क्या है?
कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नमूनिया है कि नहीं है? तो इसका पहला सिम्टम है फीवर, शेकिंग चिल्स, चेस्ट पेन, कफ, हेडेक, सोर थ्रोट, नोजिया और डायरिया। हमें बुखार हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमारे गूज बम्स आते हैं वो हो सकते हैं, हमारे सीने में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और डायरिया भी हो सकता है। फिर आते हैं इसके कॉजेज़ कि हमें कॉज कैसे होता है। जो हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है नमूनिया का, वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। ये हमारे स्किन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है जो और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या है? एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बैक्टीरियल नमूनिया। अब नमूनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और इस एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से नमूनिया हमारा क्योर हो सकता है। फिर हमारा लास्ट जो हमारी आज की डिजीज़ है वो है डिसऑर्डर है वो है एस्थमा। एस्थमा इज़ अ कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज। एस्थमा बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इलाके में, हमारे लोगों में, और ये बहुत ऐसे नहीं कि आपको ये अभी ही शुरू हुई है, आपको ये सालों से, आपको पिछले जनरेशन से, आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हो सकता है एस्थमा। ये एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है और ये हमारे एयर पैसेज में डिजीज़ का नाम एस्थमा होता है, जिसके अंदर हमारे ब्रोंकियोल के अंदर इन्फ्लेम हो जाती है। आप लोग नीचे तस्वीर देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं एस्थमेटिक ब्रोंकियोल की, जिसके अंदर ये पूरा इन्फ्लेम हो चुका है और वीक हो चुका है और कंजस्टेड हो चुका है। हम इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। द पर्सन हैज़ मोर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आउट देन ब्रीथिंग इन। बंदा सांस आराम से ले तो सकता है लेकिन सांस बाहर दोबारा निकाल नहीं सकता एस्थमा के प्रोसेस के अंदर। एस्थमा जिस इंसान को होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विस्लिंग साउंड इज कॉज्ड बाय ब्रीथिंग। अब आप जब सांस लोगे और इनहेल करोगे और एक्सहेल करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके सांस में से एक सीटी की आवाज़ आ रही है। ये भी एक एस्थमा का सिम्टम है। देयर इज़ अ सिक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑफ म्यूकस, कि आपके जो गले में म्यूकस जमा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और स्वेलिंग ऑफ लेनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे। जो हमारे ब्रोंकियोल हैं इसमें म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जगह बहुत कम बच जाती है और ये बहुत स्वेल हो जाता है और हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को वीक कर देता है। कॉजेज़, इसके कॉज क्या है कि किन चीज़ों की वजह से हमें एस्थमा होता है, और इसका कॉज है इट इज़ ड्यू टू एलर्जिक रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस लाइक पॉलन, हाउस होल्ड डस्ट एंड पर्टिकुलर फूड और feathers from pillow, cold air, exercise and smoking etc. Emotional disturbance can also provoke an attack. एस्थमा हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स के थ्रू भी हो सकता है, यानी आपको किसी चीज़ से एलर्जी है जैसे हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फूड, फैदर। जो फैदर होते हैं, हमारे कुछ लोगों को परिंदों से एलर्जी होती है, उनके फैदर से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है, किसी घर में जो डस्ट होती है किसी को उससे एलर्जी होती है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है। तो जब कुछ लोगों को ऐसी एलर्जियां होती हैं जिनकी वजह से उन्हें एस्थमा हो जाता है। और फिर कोल्ड एयर, ठंडी हवा भी एस्थमा कर सकती है। ज़्यादा एक्सरसाइज भी हमें एस्थमा कर सकती है, और स्मोकिंग तो मेन कॉज है एस्थमा का। इमोशनल डिस्टर्बेंस कैन मे बी प्रोवोक एन अटैक, और अगर किसी को इमोशनल डिस्टर्ब किया जाता है, किसी इमोशनल डैमेज किया जाता है, तो उसे भी एस्थमा का अटैक आ सकता है। और इसके जो अब एस्थमा का हम लोग ट्रीटमेंट देख लें तो एस्थमा के ट्रीटमेंट में इन्हेलर इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर आजकल इन्हेलर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और एस्थमा इज़ लॉन्ग टर्म डिजीज़ दैट हैज़ नो क्योर। एस्थमा का लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, इसका कोई क्योर नहीं है, इससे बस कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। एस्थमा इज ट्रीटेड टू टाइम मेडिसिन, लॉन्ग टर्म कंट्रोल एंड क्विक रिलीफ मेडिसिन।
ये क्विक रिलीफ मेडिसिन की वजह से भी कंट्रोल किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए हम लोग इन्हेलर इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।